सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। बताना ये ज़रूरी है, एक बार फिर से दोनों तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि ईरान और इजराइल की जंग हो सकती है। इस बार एक बार फिर से ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी है कि हालात ऐसे हैं कि कभी भी इजराइल के साथ जंग होगी और हमें मजबूत रहना होगा। ممکن الان در ذهن همه شما باشه ببین قالیباف خلاصه جنگ میشه یا نمیشه. اولا میخوام بگم مؤمن یه انقلابی باید آماده دفاع بشه. هر روز ما خواب بریم اون روز شکست ماست. نگاه کنین چند سال آقا میفرمایند ایران قوی، ایران قوی، ایران قوی. ما باید قوی باشیم. ممکنه جنگ اتفاق بیفته، بله. من نمیخوام وارد تحلیلش بشم که چرا. इसी तरह से जो इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने साफ कह दिया है कि एक और राउंड जंग, अनदर राउंड जो वॉर है वो हो सकती है इजराइल की ईरान के साथ। यानी एक बार बिल्कुल क्लियर हो चुका है फिर से कि ईरान और इजराइल बिल्कुल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। उधर इस जंग में ये बात क्लियर है कि जीत ईरान की हुई है और ईरान के पास भी इजराइल की ऐसी जानकारियां हैं कि इजराइल इस वक्त पूरी तरह से खौफ में है। जो इजरायली ऑफिशियल हैं, कैसे, ईरान ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है कि जिस वीडियो के अंदर उसने उन इजरायली ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को दिखाया है जो जंग के दौरान इजराइल के ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे और ड्रोन के जरिए ईरान पर अटैक कर रहे थे। अब सीधा ऐसे लोगों की जानकारी जब आ जाएगी सामने तो भाई उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। यह है वो वीडियो जिसके अंदर ईरान ने उन तमाम चेहरों को दिखाया है जो ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल के ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे। ये इजरायली ड्रोन ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने ईरान के ठिकानों पर, ईरान के सेंसिटिव जगह पर ड्रोन अटैक किए और ईरान को नुकसान पहुंचाया। अब कमाल की बात यह है कि जैसे मोसाद हर जगह घुसा हुआ है, ईरान की इंटेलिजेंस के पास भी ऐसे ही जानकारियां हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान को जितना कम आका गया है, ईरान उतना कम तो नहीं है और ईरान की भी पहुंच काफ़ी अंदर तक है। अगर आप देखेंगे तो ईरान पर प्रेशर डाला जा रहा है। ईरान अमेरिका को मुंह नहीं लगा रहा है, न वो बात करना चाह रहा है, लेकिन E3 और यूरोप के दूसरे ऑफिशियल्स बार बार ईरान पर फिर से प्रेशर बना रहे हैं कि ईरान जो है E3 के द्वारा जो पाबंदी लगी है ईरान पर उसको हटवा सकता है, इग्नोर कर सकता है, उससे बच सकता है अगर ईरान इस वक्त अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे और अमेरिका से बात कर ले। एक तरह से अमेरिका चौड़े होकर खड़ा हो गया और दूसरे से कौन है, इनसे कहो ईरान से कि हमसे बात करें। हम बात नहीं करना चाहते ईरान से, ईरान के पास हमें नहीं जाना। ट्रम्प की आदत है कि ईरान के पास हमें नहीं जाना है, ईरान से हमें बात नहीं करना, हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा टैरिफ लगाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ईरान से को बात करें, हमसे लालच दो, समझाओ, मनाओ। ये वाला खेल अभी अमेरिका खेल रहा है। ईरान अब अच्छा दिमाग लगा रहा है। जो बात हम कह रहे थे और जंग के दौरान भी बार बार मैं ये सवाल उठा रहा था कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर कैसे है। एक बार फिर से ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर जो ईरान के अंदर ही है, बताइए, जो उसका अड्डा है जहां वो हथियार बना रहा था, हथियार बनाने वाले मटेरियल्स और कुछ और सेंसिटिव चीज़ें जो हैं जब्त की हैं और मोसाद के लिए जासूसी करने वाले कईयों को एक बार फिर से गिरफ्तार किया है। वहीं यूएन ने यह ऑफिशियली जानकारी दी है कि सन 2025 में ही ईरान ने 800 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। उधर हमेशा की तरह ईरान ने खेल कर दिया है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने और भी तड़पाने और उकसाने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो पाबंदियां हम पर लगाई गई हैं इससे हमारा ऑयल एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं अगर वो गुडविल दिखाते हैं। हालांकि उनसे गुडविल की उम्मीद नहीं है। खबर यह भी है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और न्यूक्लियर पर बात करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करेंगे। मोहतरम हजरात, जो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान नुकसान नहीं कर पाया है इजराइल का और ईरान कमज़ोर है, ऐसे में इजराइल की रिपोर्ट अब इजराइल को नंगा कर रही हैं। ईरान की मिसाइलों से 1.1 बिलियन डॉलर का इजराइल को नुकसान हुआ है और इजराइल पर यह नुकसान भारी पड़ रहा है। जनता इजरायली गवर्नमेंट से हर्जाना मांग रही है और इजराइल बच रही है और आनाकानी कर रही है। उधर खबर यह आई है कि ईरान के हैकर्स ने अमेरिका और इजिप्ट के ऑफिशियल, कतर के ऑफिशियल, इजराइल के ऑफिशियल जो गाजा के ऊपर डील पर बात कर रहे हैं और अंदर अंदर खिचड़ी पका रहे हैं, उन बातचीत को हैक करने की, ट्रैक करने की कोशिश की है। IAEA के चीफ ने एक बार फिर से दोहराया है कि ईरान हमें अलाउ करे कि इजराइल और अमेरिका ने जिन जिन न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान में हमला किया है हम उसकी जांच कर सकें। हाँ, ताकि ये हरामी फिर से रिपोर्ट बनाकर अमेरिका और इजराइल को लोकेशन और जानकारियां दे दें और अगला जो हमला ईरान पर होने वाला हो वो सटीक हो। हजरात, इस हरामी के बारे में ख्वाब देख लीजिए। इस हरामी का ख्वाब ये है कि आने वाले समय में ये UN के चीफ के लिए ये चुनाव लड़ेगा। जी हाँ, एंटोनियो गुटेरेस की पोजीशन पर इसकी नज़र है। अब आप समझ लीजिए कि क्यों अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था और क्यों अमेरिका इजराइल नक्शे कदम पर IAEA का चीफ ठुमके लगा रहा है। रशिया के विदेश मंत्रालय के द्वारा ईरान को समर्थन दिया गया है और कहा गया है कि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों को ईरान पर पाबंदी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। Упомянутое обращение высокопоставленных представителей британских, германских и французских властей панамскому председательству Совета Безопасности ООН является частью давно проводимой ими кампании по введению в заблуждение других государств с целью узаконить свои притязания на использование механизма, обозначенного как снэпбэк, для сведения политических счетов с Тегераном। कमाल की बात अब आप सुनिए, यूरोप के पास जितने हथियार थे, यानी जितने पैतरे थे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के, वो सब कर लिए। हत्ता कि उनके तरकश में आखिरी बाण था जो ईरान पर सबसे बड़ी पाबंदियों का झुंड था, वो लगाने के बावजूद अभी उल्टा खुद यूरोप कंफ्यूज, और यूरोप का मानना ये है कि अभी भी मुश्किल है कि ईरान झुके और अभी भी मुश्किल है कि ईरान अमेरिका से कोई डील या बात करे। लीजिए, अमेरिका के ऑफिशियल का भी स्टेटमेंट जान लीजिए। उन्होंने कहा कि इजराइल की मिसाइल हमलों में जो इजराइल ने ईरान के साइट्स पर हमले किए हैं, वो ईरान की जो साइट्स हैं पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई है। लीजिए, गई भैंस पानी में। कहने का मतलब यह है कि इजराइल की जो मिसाइलें हैं उन्होंने ईरान का प्रॉपर नुकसान नहीं किया है, टारगेट पूरी तरह से हिट नहीं किए हैं। और उधर ईरान ने दर्जन भर मिसाइलें मारी फॉर एग्जाम्पल, और 2-4 गिरी। एग्जाम्पल गिरी तो बहुत है, लेकिन एग्जाम्पल शॉर्ट में करके दे रहा हूँ। ईरान ने बाल्टी भर के मिसाइल दागी और कटोरी भर इजराइल में गिरी, और उस कटोरी भर इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलों ने गिरकर 1.1 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। मलबा अभी भी इजराइल साफ नहीं कर पा रहा है, और जो छीछा लेदर इज्जत की इजराइल की हुई है वो जग जाहिर है। हजरात, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसको हवा में मत लीजिएगा। जंग का माहौल ईरान और इजराइल के बीच हर दिन बढ़ रहा है और एक एक कदम आगे रोज बढ़ रहा है। कैसे? अब साइन देख लीजिए। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही अपने अपने नागरिकों से साफ कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दें। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने ट्रंप की पीठ थपथपाते, अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए पॉडकास्ट में कहा कि ईरान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, अमेरिका ने हमला करके B-2 बॉम्बर से ईरान की फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, कुछ बचा नहीं है और ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है हजरात कि अमेरिका के एक मुट्ठी भर ऑफिशियल खड़े हो कह रहे हैं कि ट्रंप ने तबाह कर दिया ईरान को, और अमेरिका के ऑफिशियल्स और अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है वो कह रही है कि ईरान को तगड़ा नुकसान हुआ ही नहीं है। जो
अमेरिका की ट्रंप की सरकार के दूसरे मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान का नुकसान इतना नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर ईरान ये कह रहे हैं कि ईरान इतना कमज़ोर हो गया है, तो इतना कमज़ोर हुआ है कि अभी भी वो ईरान अमेरिका से बात करने को राज़ी नहीं है, अभी भी वो डील करने को राज़ी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि ससुरा कमज़ोर कौन हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल ईरान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाह रहा है, उसकी ये नीति है। और जो ह्यूमन राइट की बात करता है अमेरिका और इजराइल, वो इजराइल खुद गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्गों को मार रहे हैं। به هیچ وجه دنبال این نیستیم و همه تلاش خودمون رو شما خواهیم اعتقاد کرد. ندارید که اسنپبک چیز مهمی نیست که؟ اصلا کی گفته مهم نیست؟ اون تئوریایی که میگن آقا مثلا تحریم هیچ مهم نیست، خب الان این مشکلاتی که ما داریم همش زایده تحریمه. کسی نگفته تحریم مهم نیست. مقام معظم رهبری هم میفرماید این تحریمات ظالمانه است. این آدمایی که ادعا میکنن تحریم‌ها بیشتر انسان‌ها رو میکشن تا زمانی که تحریم‌ها نیستند و جنگه. पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो बिजली, पानी है। हमारे पैरों के नीचे जो कुआं है वो भी सूखा हुआ है, डैम के पीछे कोई पानी नहीं है और इन पानी की कमियों की वजह से बिजली नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मेन यही हैं। और जो लोग कहते हैं कि ईरान में पानी आना चाहिए, उनको ये भी नहीं पता। जब उनसे पूछते हैं कि पानी कहाँ से आया और कहाँ है पानी, तो उनको खुद नहीं पता कि कहाँ है पानी। अभी जब पेज़ेश्कियान जीत कर राष्ट्रपति बने थे, तो मैंने ना शुरू में ही कहा था, आप लोगों में से कोई ना कोई इंशाल्लाह ऐसा मिल जाएगा मुझे जो गवाही देगा कमेंट में, कि ये जो पेज़ेश्कियान आए हैं, जब ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, कैंपेन चल रहा था, तो मैंने कहा था कि जो वहाँ की रिजीम अब तक रही है, उनकी सोच बिल्कुल मौलाना लोगों की रही है। ये जो अगला आदमी आया है पेज़ेश्कियान, ये मौलवी नहीं है और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है कि आप हिजाब करें ना करें कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर म्यूज़िक सुनना है तो भाई थोड़ा बहुत सुन लो, मतलब थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल थे। आज खुलकर उन्होंने बोला कि, और बल्कि उलमा भी साथ में हैं और भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, और कह रहे हैं पेज़ेश्कियान कि मैं ये जानता हूँ कि अगर सख्ती हिजाब पर की जाए कि हिजाब ज़रूर आपको पहनना है, तो इससे सोशल इशू क्रिएट होता है, तनाव इलाके में बढ़ता है। ऐसा नहीं है, मैं हिजाब को मानता हूँ और मेरे घर के महिलाएं हिजाब पहनती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हिजाब नहीं पहन रहा है तो वो गंदी है, वो गलत मिजाज की है या उसका कैरेक्टर ख़राब है। ये इस बात से देखिए मैं भी सहमत हूँ। ये रहा बयान। یه 12 روزه دیدید دیگه. بالاخره اگر 1% هم اگه ما سهم داشته باشیم نشون داد که جواب میده. بله. و داریم تلاش میکنیم این اتفاق بیفته. ما استانداری رو گذاشتیم که بلوچ بود و سنی بود. البته با به اصطلاح چه میگن، اینجوری بود که نظر رهبری حتما در اونجا دیده شده بود، یعنی رهبری مخالفتی نداشته با این کار. ما استاندار گذاشتیم سنی و کرد تو کردستان، یعنی ما کاری کردیم که در حقیقت اون روند وفاق رو سعی کنیم در عمل تا جایی که از دستمون بر بیاد. ما کلی از زنان در معاونت ها، در نمیدونم مسئولیت ها و سازمان ها آوردیم بالا. خب طبیعتا نمیشد یک دفعه همه چیز رو، مسائل اجتماعی که دفعتا واحده. पेज़ेश्कियान ने इसी तरह से काफ़ी बातें क्लियर करी। उन्होंने कहा कि इस जंग की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाए हैं, अपनों को, बहुत सारे लीडरों को खोया है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पर सैंक्शंस लगे हैं। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी जाती है तो याद रखे ये दुनिया, हम जंग लड़ने से फिर पीछे नहीं हटेंगे। जंग के वक्त 12 डेज वॉर की एक और कहानी सामने आई है कि इजराइल किस तरह से दुश्मन को मारता है और डायरेक्ट वो किस तरह से हमला करने का प्लान करता है। दैनिक भास्कर में भी ये रिपोर्ट छप चुकी है, 2 लाइन में सारी कहानी है। बॉडीगार्ड्स के जरिए ईरानी लीडर्स तक पहुंचा था इजराइल। 100 फीट गहरे बंकर में जो मीटिंग चल रही थी, सीक्रेट मीटिंग, उसको भी हैक किया और उसके बाद 6 बम गिराए, जिसमें ईरान के टॉप IRGC के कमांडर दोस्तों मारे गए थे। यानी जो IRGC के कमांडर और ऑफिशियल थे, उनके पास इतनी अकल थी कि हमें पेजर और अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उनके मोबाइल चालू थे, तो बॉडीगार्ड्स के मोबाइल्स को हैक किया
उनके ज़रिए उनके माइक्रोफोन को हैक करके आसपास की बातें सुनी, लोकेशन ट्रैक किया और कंफर्म किया कि यहाँ कौन कौन से कमांडर मौजूद हैं, और उसके बाद उसने 6 मिसाइल दागी जिसमें ईरान को कमर तोड़ नुकसान हुआ। वहीं मेरे दोस्तों UNRWA ने कहा कि 6000 ट्रक गाजा के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और वो अंदर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे इजराइल अप्रूवल नहीं दे रहा है। उधर एक्टिविस्ट जो हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने फिर ऐलान किया है कि हम एक बार फिर अपनी नई फ्लोटिला काफिले के साथ गाजा जा रहे हैं और इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। Israel has an illegal siege and they are committing a genocide in Palestine. Genocidal scholars all over the world are saying this. People have been sounding the alarm for a very, very long time, and this is just a continuation of the suffocating oppression that Palestinians have been living under for decades. And as I said, the question we should be asking is not why are we doing this mission? Do you think you will be able to deliver aid? The question we should be asking is why is there siege? Why is this mission needed? Why isn't humanitarian aid coming in? Why are Palestinians being deliberately deprived of their means to sustain life? Why can they not produce food? Why are they not allowed to? मोहतरम हजरात, इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास में छपी और हुई घटनाओं के लिए हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर जाइए। और एक ख़ास वीडियो मैंने कल अपलोड किया है जिसके अंदर तुर्की और रूस की वो जंग जो नहीं हुई और हो सकती थी, और जिस कांड के अंदर जिस वक्त रूस के फाइटर जेट को तुर्की ने मारकर अपना दम दिखाया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तमाम कहानी मैंने पूरे सबूत के साथ बताई है। जाइए, देखिए और अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाइए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।